स्थानांतरण की। ऊष्मा स्थानांतरण की हम बात करें तो पदार्थों में ऊष्मा 3 तरह से स्थानांतरित होती है। अगर पदार्थ ठोस है तो जिस विधि के द्वारा ऊष्मा ठोस पदार्थों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है उसको हम चालन कहते हैं। यानी ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन यानी कंडक्शन, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं कंडक्शन विधि के द्वारा होता है। द्रव और गैसीय अवस्था के जो पदार्थ होते हैं उनमें जो स्थानांतरण होता है ऊष्मा का वह संवहन के द्वारा होता है, जिसको कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा था विकिरण। ये अपने आप में बिल्कुल भिन्न है, अपने आप में मिससेलेनियस है। क्या है? सूर्य से जो ऊष्मा हम तक पहुंचती है, पृथ्वी तक पहुंचती है, वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है, इसको बोलते हैं विकिरणन। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, तो इसे हम विकिरणन कहते हैं। अब तीनों की हम, ये तो थी हमारी परिभाषा। अब हम बात करते हैं तीनों में अंतर क्या है। देखिए एक अंतर की बात करते हैं। ये तो पहला अंतर तो हमारा परिभाषा ही हो गया। चलो इसमें क्या जो है, एक मान लीजिए कि हमारे पास धातु है, जो धातु है ठोस पदार्थ है, धातु के ये कण हैं। ठीक है। धातु के ये कण हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समान आने के लिए बात कर रहा हूं। हमने इसको यहां से इसको गर्म करना शुरू किया। ये क्या है? ऊष्मा का स्रोत। ठीक है। यहां से इसको ये क्या आ गया? हीट देनी शुरू कर दी यहां से हमने इसको। ठीक है। इस सिरे से तो ऊष्मा क्या करेगी? पहले इस कण में जाएगी, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। यानी चालन विधि में जो ऊष्मा है उसमें जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ के कण अपने स्थान पर फिक्स रहते हैं, स्थिर रहते हैं, गति नहीं करते। ऊष्मा गति करती है। ऊष्मा जिस सिरे से ऊष्मा मतलब ठोस पदार्थ में जिस बिंदु पर ऊष्मा प्रवेश करती है वहां से उन कणों में जाएगी जो उसके स्रोत के निकटतम है। यह कण अपनी दूसरे को दे दे, अगले कण को ऊष्मा स्थानांतरित करेगा, ये अगले को, ये अगले को, इस तरह से यह होता रहेगा। मान के चलो कि एक लंबी लाइन बना रखी हमने 50 बच्चों को बैठा के रखा है, हमने उनको फल वितरित करने हैं। तो हमारे पास 2 तरीके हैं फल वितरित करने के, जिसका मैं तुलना करूंगा चालन यानी कंडक्शन से और संवहन यानी कन्वेक्शन से। समझिएगा बहुत अच्छे से, सरल विधि से। 50 बच्चों की पंक्तियां हैं, विद्यार्थियों को स्कूल में फल दिए जाने हैं। तो हम एक काम करते हैं, अध्यापक ने फलों की टोकरी अपने पास रख ली, 50 बच्चों की लाइन लगी हुई है। तो अध्यापक क्या करता है, एक फल लेगा, पहले बच्चे को दे देगा, उनको इंस्ट्रक्शन दे दे भाई आप फल लेके अपने पीछे वाले को दे दो, वो अपने पीछे वाले को दे देगा। यानी पहले बच्चे को फल दिया, उसने दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, तीसरे ने चौथे को दे दिया। यूं करते करते बच्चे अपनी जगह पे बैठे, फल कहां तक पहुंच गया? आखिरी बच्चे तक। ठीक है। फिर दूसरा फल पहुंचता है, तीसरा फल पहुंचता है, पहुंचते पहुंचते यूं पहुंचता चला जाएगा। यानी बच्चे वहीं बैठे हुए हैं, फल पीछे वितरित हो रहे हैं। यानी गति कौन कर रहा है? फल। यानी ऊष्मा जो चालक पदार्थ होते हैं ठोस अवस्था में है। ठीक है। ऊष्मा अगर ठोस पदार्थ है तो ऊष्मा के कण पदार्थों के कण स्थिर रहते हैं, और ऊष्मा पदार्थों के कणों में से जो ऊष्मा के स्रोत के निकटतम कण है पहले उस कण में जाएगी, वह कण अपने ऊष्मा दूसरे कण को दे देगा और वह अगले कण को दे देगा। इस क्रिया को बोलते हैं चालन या कंडक्शन। ठीक है। ऊष्मा स्थानांतरण की। अब दूसरी देखिए संवहन विधि कहती है द्रव या गैस पदार्थों में ऊष्मा के चालन की स्थानांतरण की जो विधि है, चालन स्थानांतरण की जो विधि है उसे हम कन्वेक्शन या संवहन कहते हैं। इसमें क्या होता है? कण गति करते हैं। इसमें क्या है? कण गति करते हैं। जो पदार्थ के कण हैं वो स्वयं ऊष्मा के स्रोत तक पहुंचते हैं, ऊष्मा लेकर के वे चले जाएंगे। कैसे? देखिए अब मैंने क्या किया, बच्चों को मैं फल वितरित कर रहा हूं, एक अध्यापक हूं, विद्यार्थी है, लंबी लाइन लगी, मैं क्या बोलता हूं, बेटा अगले बच्चे आते चले जाओ, फल लेके चले जाओ। तो जो आगे बच्चा मैंने उसको फल दिया वो निकल गया वहां से। ठीक है। वो निकल गया, फिर उसकी जगह पे दूसरा बच्चा आ गया, वो लेके निकल गया, फिर तीसरा आ गया लेके। यानी यहाँ पे कण क्या खुद गति करते हैं, ऊष्मा के स्रोत तक जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैं एक क्रियाकलाप के द्वारा दर्शाऊंगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या कण गति कर रहे हैं। ठीक है। और विकिरण में क्या होता है? कणों की आवश्यकता नहीं होती। यानी यहाँ अगर हम देखें दूसरे इसमें, अगर यहाँ पे क्या है, माध्यम की आवश्यकता होगी। यहाँ पे क्या है? ठोस माध्यम है, यहाँ पे क्या है? द्रव या गैस माध्यम है। यानी कन्वेक्शन और चालन दोनों में हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता है, माध्यम की संवहन में भी आवश्यकता है। ठीक है। आवश्यकता है, लेकिन विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जो बिना किसी माध्यम से किसी प्रकार के कोई कण नहीं चाहिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा वैक्यूम में भी रिक्त स्थान से भी, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं निर्वात, सॉरी निर्वात, निर्वात यानी बिना वात का मतलब कहते हैं वायु, निर्वात, निर्वात में भी उष्मा का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा, विकिरण विधि के द्वारा। तो ये तुलना थी, चालन में माध्यम की आवश्यकता है, संवहन में भी माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं है। चालन में कण अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, ऊष्मा एक कण से दूसरे कण में गति करती है। संवहन में जो है कण जो है वो ऊष्मा के स्रोत तक आते हैं और ऊष्मा लेकर के चले जाते हैं, लेकिन विकिरण में विद्युत तरंगीय तरंगों के द्वारा आता है। चालन में तरंगों की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ तरंगे होते नहीं, न ही संवहन में विकिरण होती हैं, जबकि विकिरण में विद्युत तरंगें होती हैं। अब यहाँ देखिए, चालन मंद अवस्था में होता है, ये तो बहुत मंद होता है। अगला अंतर क्या है, ये मंद होता है, धीरे धीरे होगा चालन। ये भी क्या है, समय भी क्या है, मंद होगा। और लेकिन ये क्या है, विकिरण कहता है ये प्रकाश की गति से होगा, प्रकाश की गति से, प्रकाश की गति से। देखिए जैसे सूर्योदय होता है, सर्दी है, एकदम सूर्य निकलेगा, तपत महसूस होने शुरू हो जाएगी। कितनी दूर सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है, 8.2 मिनट। तो वो क्या आता है 8.2 सेकंड मान लीजिए, ठीक है, 1-2 सेकंड। ये 8.26 एग्जैक्टली है। 8.26 में प्रकाश की गति से क्या है, ऊष्मा की तो आ रही है, हमें वहां पे तपत महसूस होती है, सूर्य लग गया, धूप लग रही है हमें, ठीक है। तो यानी विकिरण की जो गति है ऊष्मा स्थानांतरण की वो बहुत तेज है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ये देखिए, ये मान लीजिए ऊष्मा का स्रोत है, ऊष्मा के स्रोत से जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो चारों तरफ हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ जो है ये टेढ़ा मेढ़ा होगा, वो तो चारों तरफ हो रहा है, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा होगा। ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो रहा है, इस बात को याद रखिएगा, मैं क्रिया को आपको मतलब दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, सीधी सरल रेखा में, यहाँ पे कहता है सीधी सरल रेखा में चलता है ये सीधा, जैसे प्रकाश गति करता है सीधा सरल रेखा में, ऐसे ही ऊष्मा भी सीधी सरल रेखा में रहती है। तो इस प्रकार से हमने देखा ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, ठोस में चालन, द्रव और गैस में संवहन, और इसमें आ गया आपका विकिरण। अब आते हैं हमारे क्रियाकलाप करते हैं हम तीनों हम क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। चालन को हम समझते हैं, चालन को क्रियाकलाप यानी कंडक्शन, कंडक्शन, ठीक है। एक क्रियाकलाप करते हैं, क्रियाकलाप कि आप प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो हम क्या लीजिए, हम एक लंबी धातु की छड़ लेंगे, हम एक लंबी धातु की छड़ लेंगे। ये क्या है, धातु की छड़, ठीक है। धातु की एक छड़ के एक सिरे को 2 ईंटों के बीच में हम इसको दबा देंगे, ठीक है। ये मान लीजिए धातु की छड़ है ये, ठीक है, ये धातु की छड़ है, और ये हमने दूसरी ईंट यहाँ पे रख दी, ये क्या है आपका ईंट, ठीक है। हम सिर्फ वही पदार्थ लेंगे जो बड़ी सरलता के साथ आप उपलब्ध कर सकते हैं, ठीक है। ईंट आपके पास भी होगी, कोई भी धातु की छड़ या पत्ती ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करना, मोमबत्ती के मोम से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस धातु की छड़ पर या धातु की पत्ती पर, ठीक है, पत्ती भी ले सकते हैं, ठीक है, माचिस की तिलियां जो है वो चिपका देंगे, ठीक है, माचिस की तिलियां वो चिपका देंगे, ठीक है। ये हमारा क्रियाकलाप, ठीक है। देखिए बिल्कुल सरल क्रियाकलाप, वही जो आप अपने घर में सहजता से उन साधनों को उपलब्ध करते हैं। क्रियाकलाप में क्या है, हमारा क्रियाकलाप प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि ऊष्मा ठोस पदार्थों में गमन करती है या ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस पदार्थ में होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम एक धातु की छड़ या पत्ती लेते हैं, ठीक है। अब हम इस धातु की छड़ या पत्ती को के एक सिरे को यानी इस सिरे को 2 ईंटों के बीच में दबा देते हैं, ठीक है, जिससे क्या ये हवा में एक तरह से सस्पेंड स्थिर हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, मोमबत्ती की मोम की सहायता से इस पर जो माचिस की तिलियां इसको करेंगे
माचिस की तिल्लियों को इसके साथ चिपका देंगे। और ये क्या है यहाँ पे आपका मोम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, धातु के दूसरे सिरे को क्या हम क्या है इसको गर्म करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये मान लीजिए हमने मोमबत्ती लगा दिया, स्प्रिट लैंप लगा दिया या फिर गैस बर्नर लगा दिया, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, ये जब धातु के दूसरे सिरे को गर्म किया जाता है तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो कण है चालन होगा उसमें यहाँ से यहाँ जाएगी तो क्या है कुछ समय के बाद वह माचिस की तिल्ली जो उष्मा के स्रोत के सबसे निकट है, उष्मा पाने के मैंने भी बताया था उष्मा का क्या प्रभाव, अवस्था में परिवर्तन। मोम जब उष्मा को ग्रहण करता है तो मोम पिघल जाएगा, जैसे ये पिघलेगा तो क्या माचिस की तिल्ली क्या जाएगी, ये नीचे गिर जाएगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा थोड़े समय के बाद में क्या हुआ, दूसरी भी तिल्ली पिघली और वो भी नीचे गिर गई। थोड़े समय के बाद क्या हुआ, तीसरी का भी मोम पिघल गया और वो तिल्ली भी नीचे गिर गई। थोड़े समय के बाद अगली, और यूं करते करते हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या हो, प्रयोग से दर्शाया गया है कि उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक खुद बह रही है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं उष्मा का चालन, एक ठोस सिरे से दूसरे सिरे की तरफ बह रही है, ठीक है। अब समझिए एक चीज मैंने बताई थी ना कि चारों तरफ गति करके, ये मान लीजिए हमारी एक लोहे की शीट थी, ठीक है। इस लोहे की शीट को मैं समझा देता हूं आपको। एक मोबाइल कवर है, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक तरह से लोहे की एक शीट है, अगर इसको यहाँ से यूं गर्म करेंगे यूं, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना, यहाँ इस दिन हमने यहाँ पर इसको ईट लगाई, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं अपन, यहाँ से उष्मा जा रही है तो ये उष्मा इधर चारों तरफ फैलेगी, ठीक है। ये है चालन, ये नहीं है कि आपने क्या, ये चारों तरफ जाएगी, हर तरफ ये उष्मा का स्थानांतरण इस प्रकार से होता है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं इसके चालन की बात करते हैं अपन समय की बात। ये तो था हमारा क्रियाकलाप ठोस पदार्थों में, सभी धातुओं में या सभी अन्य जो ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें से उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती है उसको क्या बोलते हैं, उष्मा के चालक, उष्मा के चालक पदार्थ, ठीक है। एक नई टर्म आती है क्योंकि हर पदार्थ में से उष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती, स्थानांतरित नहीं करती, ठोस है तो ये नहीं है कि इसमें से चली जाएगी। बहुत सारे ठोस ऐसे होते हैं जो अपने भीतर से उष्मा को जाने देते हैं, उनको बोलते हैं उष्मा के चालक पदार्थ। ये उष्मा के चालक पदार्थ कहते हैं धातुएं, हम कहते हैं धातुएं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उष्मा को अपने भीतर से नहीं जाने देते, अपने आप पार नहीं जाते, इसको बोलते हैं उष्मा रोधी। जैसे हमारी धातुएं जैसे कांच है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये आदि, ये सारे क्या है, उष्मा रोधी। आपने देखा है ना जो धातुएं होती हैं, ये जो धातुओं के अंदर से उष्मा आराम से गुजरता है, इसलिए जो बर्तन बनाए जाते हैं खाना पकाने के, वो पकाने वाला जो भाग है वो किसका बनाता है, का वो बनाता है हमारा धातु का। लेकिन जो उनके अच्छे जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक आदि के बने होते हैं, ठीक है। एक जो उष्मा का चालक प्लास्टिक, एक काले रंग का आपने देखा, काले रंग का एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक होता है, उससे बनाता है क्योंकि वो क्या है, उष्मा के रोधी है। तो सभी पदार्थ ठोस हैं, तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि उष्मा सभी में से गमन करेगी, उष्मा ठोस पदार्थों में स्थानांतरित होती है, ये हमने प्रयोग से कर लिया। लेकिन अब अगली बात समझ में ये है कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो उष्मा के चालक होते हैं, केवल उन्हीं में से जाते हैं, वो क्या होते हैं, धातुएं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अधातुओं के बने होते हैं, उनमें से विद्युत उष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती, स्थानांतरित नहीं होती, बोलते हैं उष्मा अवरोधी पदार्थ। अब हम कहते हैं द्रव पदार्थों में उष्मा का सम। अब कहते हैं समय को हम समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कन्वेक्शन। समय को हम इसमें समझाएंगे अपन, कन्वेक्शन क्या होता है। हम एक गोल पेंसिल का फ्लास्क लेंगे, ये क्या हमारा फ्लास्क, ठीक है। इस फ्लास्क में हमने क्या भर दिया, जल, इस फ्लास्क में हमने क्या भरा है, जल, ठीक है। और नीचे हमने ये क्या लगा दिया, इसके यहाँ पे बर्नर लगा दिया, ठीक है। ये क्या का बर्नर, ये दो बर्नर जल रहा है ना आपका, गैस से निकलने वाला बर्नर। अब क्या है, सुनिए, उष्मा का बिंदु क्या है, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से जो उष्मा है ना यूं जाएगी,
यानी अगर मैं एक बार इस तरल ये जो डॉट से इसको दर्शाते हैं तरल को, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, समझाता हूँ। ये कण है मान लीजिए, ठीक है, समझा रहा हूँ, ये बड़ा मैग्नीफाई करके जानबूझ से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो कण है ना, ये देखिए समय क्या होगा, ये कण यहाँ आएगा, ये कण, और यहाँ ये जो मैंने अंदर से बिल्कुल व्हाइट है, ये मान लीजिए ठंडा पानी है, तो ये कोई ठंडा तरल है, ठीक है, ठंडा तरल के कण है। तो जैसे आए ये यहाँ आए, इन्होंने क्या लेंगे ऊष्मा, तो ये चलेगी ये ऊष्मा, ये यानी यहाँ देखिए अंतर, ये तो हो गया बिना ऊष्मा के, बिना ऊष्मा का कण, समझाने के लिए बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। और ये क्या है, ये दो लगा ये क्या है, ऊष्मा युक्त यानी गर्म, ठीक है। तो यानी पानी जो आएगा और यहाँ से ये लेगा, ये चला जाएगा। इसी तरह से दूसरी, ये तो मतलब ऐसा नहीं था, बहुत सारी रो होती है, ये आएंगे और ये यहाँ से गर्म होगा और ये यूं चले जाएंगे, यानी क्या हुआ, ये होता है, ये धाराएं बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी, धाराएं। ये क्या होता है, समवहन धाराएं, क्या होता है, ये समवहन धाराएं, ठीक है। ये देखिए मैंने बताया था ना कि समवहन में जो उसमें टेढ़ी मेढ़ी चलती है, ठीक है। अब मैं इसको प्रयोग करके समझाता हूँ कैसे। हमने ये तो समझ लिया कैसे हो रहा है कि खुद कण गति कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने इनकी तुलना की थी तो बताया था कि समवहन में पदार्थ के कण ही ऊष्मा के स्रोत तक पहुंच रहे हैं, तो ये पहुंच रहे हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, क्रियाकलाप के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। क्रियाकलाप को कैसे लिखेंगे, हम एक गोल पर्दे का फ्लास्क लेते हैं और इसमें हम पानी भर लेते हैं, इसमें हमें पानी भर लेते हैं, ठीक है, और इसको गर्म करते हैं। फिर हम इसके अंदर एक छोटा सा क्रिस्टल पोटासियम पर मैग्नेट, क्या बोलते हैं इसको, पोटासियम पर मैग्नेट, इसका सूत्र होता है K कैपिटल, M कैपिटल, N स्मॉल, O कैपिटल और 4 स्मॉल, KMNO 4, जिसको लाल दवाई भी बोलते हैं। हम इस लाल दवाई का एक छोटा सा कण यहाँ डालते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ डाला, ठीक है, यहाँ डाला तो ये पदार्थ के कण है ना टेढ़े मेढ़े से, ये जब KMNO4 जल में घुलता है तो ये गुलाबी रंग देना शुरू कर देता है, ठीक है, गहरा गुलाबी हो जाएगा। फिर ये क्या है, ये गहरे गुलाबी रंग की तरंगें इसमें से निकलती दिखाई देंगी, यूं टेढ़ी मेढ़ी। इस चित्र में देखिए, इस चित्र में जो दिखाया गया है ना, ये देखिए तरंगें कैसे टेढ़ी मेढ़ी निकली है, सीधी नहीं निकली। तो मैंने बताया था कि जो समय होता है ना, उसके अंदर जो समय धाराएं हैं वो टेढ़ी मेढ़ी, उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो क्या है, जब ये KMNO4 का छोटा सा कण हमने डाला तो ये गुलाबी रंग की धाराएं से बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जल रंगीन है, इसके अंदर जो KMNO4 का गुलाबी रंग का जो तरंगें बनती हैं, धाराएं बनती हैं ना, इसके कण जब फैलते हैं इसके अंदर, तो वो हमें अलग से बिल्कुल प्रतीत हो जाएंगे, फैलते हुए दिखेंगे। और एक समय के बाद जब सब पानी पूर्ण रूप से गर्म हो ना, समान रूप से हल्का गुलाबी हो जाएगा पानी। इसका मतलब एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। अन्य जो भी कहीं बादल धमा, मतलब ये पदार्थ समान रूप से इसके अंदर पानी के अंदर वितरित हो जाएगा, कौन सा पदार्थ, KMNO4, ठीक है। लेकिन ये गतिविधि क्या है, इसके अंदर इस तरह से रंगों का ये हमारे को समय की क्रिया को दर्शा रहा है, ठीक है। लेकिन विकिरण इससे भिन्न है, ठीक है। अब एक बात सुनिए, यहां पर विकिरण क्या होता है, विकिरण में कोई माध्यम नहीं होता, ठीक है। विकिरण में क्या, ये होता है हमारा कंडक्शन समय। अब आएगा विकिरण, रेडिएशन। ये क्या है, सूर्य, सन, ठीक है। इस सन से क्या आएगा, ये एनर्जी आपके पास ये पृथ्वी तक, आपके पास ये पृथ्वी तक। यहाँ पे माध्यम कोई जरूरी नहीं है, अगर माध्यम है तो भी ठीक है, अगर माध्यम नहीं है तो भी ये चलेगी। ये किसके रूप में आ रहा है, ये तरंगों के रूप में, किसके रूप में, तरंगों के रूप में। और ये तरंगें कौन सी हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। अब आपने वो पीछे देखा था, वो जो गुलाबी रंग का जो क्रिस्टल था KMNO4 का कण है, वो धीरे धीरे पानी के अंदर घुल रहा है, यानी वो मंद गति से हो रहा है। जो हमने पीछे प्रयोग किया था छड़ में मोम की सहायता से, जो हमने तिलिया चिपका रखी थी धातु की छड़ पे, वो धीरे धीरे गिर रही है, नहीं। लेकिन यहाँ देखिए बहुत तेजी से विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह प्रकाश की तेजी से, प्रकाश की तेजी से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख
किलोमीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। ये प्रकाश की गति होती है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो ये हमारे जो है विकिरण के द्वारा पहुंचता है, ठीक है। कई बार देखो, मैंने कई परीक्षा में देखे हैं, कुछ चित्र इस तरह से दिए जाते हैं बच्चों को। एक देखिए, समझिएगा इस चित्र को। ये कोई बर्तन है जिसमें पानी है, ठीक है, और ये नीचे से क्या है, ये क्या कर दिया हमने, इसके लगा दिया आपका बर्नर, ठीक है। ये क्या है, ऊष्मा का स्रोत, ऊष्मा का स्रोत, यानी इसको बोल लीजिए बर्नर, मान लीजिए बर्नर, ठीक है। ये क्या है, आंच, आग है, ठीक है। आगे यहाँ पे तो यहाँ क्या आ गया, ये जो ये इसको दे दिया ए, और यहाँ लिख दिया बी, और यहाँ लिख दिया सी, ठीक है। और एक ये चित्र दे दिया, ये आएगा सन, ठीक है, और ये आ गया हमारे पेड़ पौधे, ठीक है, क्लियर। और जी जंतु ये यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है, और ये आएगा डी। आपसे कहा जाएगा कि चित्र में ए, बी, सी और डी जो लिखे गए हैं, ये ऊष्मा के स्थानांतरण को दर्शाते हैं, ठीक है। इनको पहचानिए क्या है। तो देखिए, यहाँ बड़ा सरल चित्र है, बच्चों को कई बार दिया जाता है ये, ठीक है। इसको थोड़ा मॉडिफाई भी किया जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ बनाया, यहाँ पर बच्चों का एक स्टैंड बना दिया जाएगा। ये स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड के नीचे ये बर्नर लग गया, गैस का बर्नर, ठीक है। तो ये गैस के बर्नर से चलाइए, ठीक है। तो ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो देखिए, ये क्या है, हमारा धातु का बर्तन है, धातु का बर्तन, यानी इसका मतलब ये क्या आ गया, ठोस, ठोस हो गया ना। तो जो ये ऊष्मा है, इस ठोस में से जा रही है, यहाँ के कॉन्सेप्ट किसका है, ऊष्मा स्थानांतरण का कॉन्सेप्ट है। तो ए यहाँ पे क्या हो गया, चालन, ए क्या हो गया यहाँ पे, चालन, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, कंडक्शन। यहाँ पे क्या है, कंडक्शन, ठीक है। बी क्या है, द्रव, द्रव में ऊष्मा बह रही है। ये चित्र में ऊष्मा के बारे में दिया गया, तो बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी क्या है, सम है। क्यों, ये पानी क्या है, तरल है, पानी क्या है, तरल, और तरल में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या हो गया, सम है, विधि के द्वारा। और ये ऊपर की तरफ उड़ती है, क्या है, भाप, भाप क्या आ गया, गैस, भाप क्या आ गया, गैस। ये सी क्या गया, सी भी क्या गया, समन, और समन को क्या होते हैं, कन्वेक्शन, ठीक है। अब ये रहेगा डी, यहाँ पे हमारे को क्या दिखाया गया है, ये दिखा रहा है, ये क्या आपका सूर्य है, और ये क्या है आपका पौधा, ठीक है। अरे सीधी बात है यार, पौधा है तो इसका मतलब क्या है, पृथ्वी पे होगा, सूर्य से पृथ्वी पर किरणें आ रही है, डी, डी क्या हो गया, विकिरण, डी क्या गया आपका, विकिरण, ठीक है, रेडिएशन, रेडिएशन। तो बहुत बार परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये था हमारा पदार्थ में सॉरी ऊष्मा का स्थानांतरण और से संबंधित हमारे क्रियाकलाप। अब हमारा अंतिम जो डिस्कशन है हमारे इस पाठ में, वो क्या है, ऊष्मा का अवशोषण। देखिए, हर पदार्थ जो ऊष्मा का क्या करता है, परावर्तन, अवशोषण और उत्सर्जन, ठीक है। ये देखिए, एक जैसे मान लीजिए हम करते हैं दर्पण की बात, ठीक है। ये क्या है, दर्पण, जिसको अपन बोलते हैं मिरर। आप अपना चेहरा देखते हो ना, इस चेहरे के अंदर जैसे ही इसके ऊपर ऊष्मा आएगी, ठीक है, प्रकाश आता है, ये प्रकाश वापस चला जाता है। ये क्या है, परावर्तन। ये क्या होता है, परावर्तन। कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपनी ओर आने वाली ऊष्मा को ग्रहण नहीं करते, वापस भेज देते हैं। आपने देखा होगा, कहा जाता है कि जो घरों के अंदर शीशे लगाए जाते हैं खिड़की दरवाजों में, वो परावर्तक होते हैं, यानी आप उनको देखोगे तो वो शीशे के जैसे, यानी दर्पण के जैसे चमकीले होंगे बाहर की तरफ से। तो सूर्य की जो किरणें आएंगी वो उससे टकरा करके वापस चली जाएंगी। ये क्या है, हमारा परावर्तक। इसीलिए कहा जाता है कि गर्म स्थानों पर जो इमारतें बनाई जाती हैं, उनके दरवाजों पर, सॉरी खिड़कियों पर जो कांच लगा होता है, वह परावर्तक कांच लगा होता है। क्यों, ठीक है। तो वो इसलिए होता है कि जो ऊष्मा जो आ रही है रेडिएशन के द्वारा, उसको वो परावर्तित कर दे, ठीक है। क्योंकि ऊष्मा की जो रेडिएशन के अंदर वही गुण है जो प्रकाश की किरणें के अंदर है। प्रकाश की किरणें भी परावर्तित होती है। आपने देखा, प्रकाश दर्पण के ऊपर गिरता है तो उसका परावर्तन
जो है वो आपको एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। आप 5 पर लेकर भी देखते हैं, जो प्रकाश यहाँ पे आ रहा है उसको एक चमकीला भाग आपको कहीं दूसरी जगह देते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन। वैसे ही ऊष्मा का परावर्तन हो रहा है, तो ये हो गया ऊष्मा का। तो पदार्थ में क्या गया, परावर्तन। ठीक है, अगला है अवशोषण। ठीक है, अवशोषण का मतलब कोई भी चीज है जब उसको गर्म किया जाता है तो गर्म हो जाती है, उसको ऊष्मा दी जाती है तो क्या होता है, गर्म हो जाती है। इसने क्या किया, ऊष्मा का अवशोषण। ये देखिए यहाँ आ गया एक पदार्थ है, इस बर्तन है, इस बर्तन के अंदर हमने क्या डाल दिया, पानी, और यहाँ पे हमने इसको दे दिया फिर गति ऊष्मा, यानी आग के रूप में। ठीक है, ये बर्नर आ गया आपका, ये क्या आ गई, आग, तो ऊष्मा मिल गई। ये क्या है, पानी का तापमान कितना था, मान लीजिए 20 डिग्री, बाद में हो गया 80 डिग्री, तो ये क्या किया इसने, ऊष्मा का अवशोषण। कई पदार्थ क्या करते हैं, ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं और यह ऊष्मा उसके कणों में समाहित हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, इसको बोलते हैं ऊष्मा का अवशोषण। ठीक है, अब आपने इसको आंख देना बंद कर दिया, बर्नर को बुझा दिया। ठीक है, तो क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से इनके अंदर कणों की ऊर्जा इतनी नहीं थी, कणों ने ऊर्जा को अवशोषित किया था, और जिसको अवशोषित किया गया था उसको वो वापस छोड़ देते हैं। ठीक है, ये गर्म पानी है जो 80 डिग्री तक गर्म किया था, ये वापस सामान्य तापमान पाया जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन, यानी जो हीट एनर्जी मिली थी इसने वापस छोड़ दी, इसको बोलते हैं उत्सर्जन। ये 3 क्रियाएं जो है सामान्य पदार्थों में होती हैं। अब हम बात करते हैं अवशोषण की और उत्सर्जन की। ठीक है, इसका रंगों से इसका क्या संबंध है, रंग व ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण। ये क्या कहता है कि गहरे रंग ऊष्मा के अवशोषक हैं, ऊष्मा के अवशोषक हैं और हल्के रंग यानी ऊष्मा के कम अवशोषक हैं और शोषक हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मा के परावर्तक हैं, ठीक है, ऊष्मा के परावर्तक। कोई भी वस्तु है अगर वो गहरे रंग की है, जैसे मान लीजिए एक वस्तु सफेद और एक वस्तु काली, दोनों वस्तुओं को ले लीजिए आप, एक समान की, एक आकार की, ठीक है, और एक ही पदार्थ की बनी हुई ले लीजिए। ठीक है, उनको आप एक पर सफेद रंग कीजिए और एक पर आप क्या कीजिए, काला रंग कीजिए, और उनको धूप में रख लीजिए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जो काले रंग की वस्तु है, दोनों का पदार्थ एक ही है। ठीक है, आपको मैं क्रियाकलाप करता हूँ रंगों की समझाने के लिए। क्रियाकलाप आप क्या लीजिए, 2 प्याले लीजिए, ठीक है, स्टील के, ठीक है, समान आकार के और समान मोटाई के, मतलब एक तरह से सभी समान है, बस एक प्याले के ऊपर हमने क्या किया, काला रंग किया हुआ है। ठीक है, एक बर्तन के ऊपर हम 2 स्टील के बर्तन लेते हैं जिनका आकार प्रकार सब एक समान है। अंतर इतना है कि एक बर्तन पर हमने बाहर काला रंग किया हुआ है और दूसरा ये जो स्टील का बना है, ये चमकीला स्टील, चमकीला भाग है इसका। ठीक है, दोनों के अंदर समान मात्रा में पानी डाल देते हैं जिनका तापमान भी समान होता है। ठीक है, क्लियर। मान लीजिए इसका क्या है, x डिग्री सेल्सियस है, या फिर मान लेते हैं कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस, समान मात्रा में पानी दोनों में डाल दिया और इन दोनों पात्रों को हम बाहर धूप में रख के आगे। ठीक है, गर्मियों के दिन है, तो समान समय के बाद हम देखेंगे कि वह बर्तन जिसके बाहर हमने काले रंग का लेप किया हुआ था, ब्लैक पेंटेड था, उसमें तापमान जो पानी का वो ज्यादा है, और जिसमें हमने जो उसकी सतह चमकीली थी उसका तापमान बढ़ा है, ऊष्मा का अवशोषण तो हुआ लेकिन कम हुआ। कारण क्या है, चमकीला होने के कारण ऊष्मा को ज्यादा ग्रहण नहीं करता, अवशोषित नहीं करता, ज्यादातर भाग को परावर्तित कर देता है। लेकिन फिर भी धातु में ऊष्मा की चालक है, इस गुण से ये धातु से बना हुआ है, तो कुछ ऊष्मा जो है ये चालन करती है, चालन के द्वारा ये ऊष्मा इस पानी में प्रवेश करती है, जिससे इस पानी का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन ये तापमान कम बढ़ता है, क्या है, कम बढ़ता है। तो ये क्रियाकलाप बड़ा आसान है, सरल, आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। दूसरा देखिए, इसी सिद्धांत के आधार पर रहता है कि गर्मियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। देखिए, गर्मियों में तापमान अधिक होता है, उस तापमान से बचने के लिए गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंग के, सफेद रंग के, जहां तक हो सके सफेद रंग के कपड़े पहनिए। अगर आपने गर्मियों के दिन है काले रंग के कपड़े पहन लिए और आप धूप में चले गए, काला रंग जो है वो ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषक है। क्या होता है, काला रंग, ठीक है, काला रंग ऊष्मा का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, सर्वाधिक
अवशोषक है, अवशोषक है। और सफेद जो होता है, सफेद रंग, ठीक है, सर्वाधिकतम, सबसे कम, सबसे कम अवशोषक है, अवशोषक है। आप ये कुछ छोटा सा क्रियाकलाप कीजिए, ठीक है। आप धूप में जाइए, एक बार तो आप पहनिए काली शर्ट, ठीक है, काले कपड़े पहन के निकल जाइए, 2 मिनट के लिए निकलिए, ठीक है, और फिर देखिए अपने शरीर के तापमान को, अपने कपड़े के तापमान को। दूसरी बार क्या कीजिए, आप दूसरी अवस्था में अपने साथ में किसी दूसरे साथी को भी ले जा सकते हैं आप, एक ही साथ उसको सफेद रंग के कपड़े पहना दीजिए और दोनों उतने समय रहिए धूप में, क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों को साथ साथ हो रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते उस दिन तापमान, उस दिन गर्मी ज्यादा थी, उस वक्त गर्मी ज्यादा थी। अब आप और आपका मित्र दोनों, आपने काले वस्त्र पहने और आपका मित्र ने सफेद, दोनों ने कपड़े पहन करके धूप में निकल गए और समान समय वापस आ गए, तो आप देखोगे आपका जो काले वस्त्र होने का कारण जो कपड़े का तापमान है वो बढ़ा हुआ है और आपके मित्र का जो है वो कम, उसको कम गर्मी महसूस होगी। अब यही आप दोबारा करिए, अब आप सफेद कपड़े पहनिए, अपने मित्र को काले पहना दिए। छोटे छोटे विज्ञान को समझिए, सीखिए मत। अगर आप सीखेंगे, लर्न करेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि जो आपने सीखा वो भूल जाओगे, समझ जाओगे, वो हमेशा के लिए बना देगा। क्रियाकलाप कीजिए, समझ में आएगा, बड़ा आसान है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में हल्के रंग के, ठीक है, कपड़े पहनने चाहिए। और एक बात और है, सूती कपड़े पहनने चाहिए। ये चीज और जोड़ कर देता हूँ, इसका उस से कोई संबंध नहीं है प्रत्यक्ष, लेकिन अप्रत्यक्ष है। देखिए क्या होता है कि सूती वस्त्र होते हैं वो हमारे शरीर में, मैंने शुरू में वीडियो में बताया था कि जब गर्मी होती है, मानव के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। गर्मी अधिक होने के कारण से शरीर तापमान को निर्धारित करने के लिए शरीर से पसीना छोड़ता है, और जो ये सूती वस्त्र है वो पसीने को सोख लेंगे। जैसे ही पसीना सोखते हैं तो ये अवशोषण के कारण से ये पानी जो वस्त्र में, जो पसीना वस्त्र में आएगा और वस्त्र से वो गर्मी के कारण से वाष्पीकृत हो जाएगा। तो यानी सूती वस्त्र पसीने को सोख लेने के कारण से वाष्पीकरण को बढ़ा देते हैं, और वाष्पीकरण से हमेशा क्या आती है, शीतलता आती है, तो हमें ठंडा महसूस होता है। तो यानी सूती कपड़े ठंडे रहेंगे। तो इसलिए दोनों इन जानकारियों को मिलाकर के हम कह सकते हैं कि गर्मियों में हमें हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनने चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है सर्दियों में हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। सर्दियों में हमें क्या है, ठंड होती है तो हमें उष्मा चाहिए, तो सर्दियों में हमें गहरे रंग के, सर्दियों में हमें गहरे रंग के ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए। अब यहाँ देखिए गहरे रंग का समझ में आता है, क्योंकि गहरे रंग के हैं तो उष्मा को अधिक अवशोषित करेंगे, उष्मा का कंटेंट बढ़ेगा तो गर्म रहेंगे हम। पहली बात तो समझ लो, उसका भी पीछे किया था। अब ऊनी का वस्त्र है, देखिए जो ऊनी वस्त्र होते हैं ना, ऊन के मोटे मोटे रेशे होते हैं, ऊनी वस्त्रों के बीच में स्पेस होती है ज्यादा, जिसमें क्या बच जाती है, वायु। ऊनी वस्त्रों में क्या बच जाती है, वायु बच जाती है। और वायु क्या है, वायु उष्मा की कुचालक है, उष्मा की कुचालक है। कुचालक यानी उष्मारोधी, उष्मारोधी। वायु अपने भीतर से उष्मा को जाने नहीं देगी। अब आप कह दो सर ये तो कैसे कह रहे हैं, स्थान पे गर्म है, दूसरे हवाएं चल रही हैं, वो कैसे, देखिए समझिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट में जो हवा है ना, पैक्ड बोल दीजिए तो समझाने के लिए कम पैक्ड, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्लेस पे पैक्ड है, मोशन नहीं हो रहा उसके अंदर मोशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो पवनों का बहना, वायु का बहना, वायु की गति, ये गलत क्रिया है। लेकिन अब एक जगह स्थिर है, वायु स्थिर है, ठीक है, क्लियर, उसमें कोई गति नहीं हो रही, तो ये उष्मा को बाहर भीतर नहीं जाने देगी, एक है। तो जो वस्त्र है ना, वस्त्र के बीच में जो स्पेस होती है, बड़े सूक्ष्म है, उसके अंदर हवा भरी रहती है, ये हेरेगी, लेकिन ये उष्मा को ना भीतर जाने देगी ना बाहर आने देगी। यही कारण है कि ऊनी वस्त्र पहनने पर हम गर्म रहते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि सर्दियों में हम जो वस्त्र पहनते हैं, एक मोटा कंबल, बहुत मोटा कंबल ओढ़ना, और दूसरी अवस्था में पतले 3 या 4 कंबल ओढ़ना, इन दोनों में कौन सी ज्यादा उष्मादायक होगा, हमारी सर्दी से ज्यादा बचाव किसमें होगा। अगर हम एक मोटे कंबल की तुलना में 2 या 3 पतले कंबल ओढ़ते हैं तो क्या है, उष्मा सर्दी से ज्यादा बचाव होगा। क्या कारण होता है कि अलग अलग, ये मोटा कंबल है, ठीक है, इस मोटे कंबल के अंदर सर्दी को रोके तो ये भी काम, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या वायु तो भरी होगी, इसके जो धागे के बीच में। लेकिन जब आप अलग अलग परतों वाले जो कंबल जो पतले हैं तुलनात्मक रूप से, उनके बीच में तो प्रत्यक्ष बहुत ज्यादा वायु आ जाएगी,
तो अलग अलग पतले कंबलों के बीच में वायु बहुत ज्यादा भर जाती है और वायु ऊष्मा की बहुत अच्छी कुचालक है। इस कारण से क्या है, 2 या 3 पतले कंबलों की तह बनाकर ओढ़ने से हमारा सर्दी से ज्यादा बचाव होता है। दूसरे स्थान ये कहा जाता है जो स्थान बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है, जैसे रेगिस्तान आदि है, वहां पर एक नई तकनीक विकसित की जाने लगी है, ठीक है। वहां पे जो घर बनाते हैं ना, ये जो ईंटें होती हैं, ये ईंट है जो बिल्कुल ठोस है अंदर से भीतर से, ठीक है। सामान्य मैसी ईंटें देखिए, आजकल जब विज्ञान को हमने समझ लिया है कि ऊष्मा की जो चालकता और कुचालकता को ऊपर जान दिया है, तो कुछ विशेष प्रकार की ईंटें बनाई जाने लगी। ये ईंटें अंदर से खोखली होती है, ये देखिए ये खोखली ईंटें, यहाँ में क्या है, वायु, ठीक है। तो जो गर्म स्थान होते हैं वहां पर जहां हमेशा बहुत अधिक गर्मी रहती है, ठीक है, जैसे विषुवत व्रत है, ऐसा स्थान है, वहां पर अगर कोई बिल्डिंग बनाए और तो वहां पर तो बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी। इसीलिए क्या है, ट्रॉपिकल एरिया में वहां पर अगर एक इमारत को ऐसे ईंटों से बनाया जाए जो भीतर से खोखली है, तो उनमें क्या वायु, तो वो वायु क्या करेगी, बाहर से जो ऊष्मा अंदर आ रही है ना उसको अंदर नहीं आने देगी, ठीक है। इसलिए जो बिल्डिंग के भीतर का तापमान है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये था हमारा ऊष्मा के बारे में, हमने सभी इनको बहुत अच्छे से कर लिया है। बने रहिए अपनी अकेडमी चैनल पर, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच बीइंग हियर। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको ये सब अच्छा लगा, तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए। समय अभाव के कारण से मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ डाल देता हूँ, बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगा। आप इस पार्ट की वीडियो की इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है इस पार्ट के चैप्टर की, वो भी डाउनलोड कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।